ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ मिलकर हमारा खाना हजम करते हैं। सबसे पहले माउथ यानी कि मुंह, जहाँ से हम खाना खाते हैं। जब हम कोई भी खाना चबाते हैं तो हमारा सलाइवा या फिर लार उस खाने में मिक्स होकर उसी वक्त हमारे खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है। यहाँ पर एक लॉक होता है। अगर वो लॉक खुल जाए तो इसके अंदर का जो कुछ भी लिक्विड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस होगा वो वापस अपने फूड पाइप में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर एक लॉक मौजूद होता है। स्टमक के अंदर जब खाना आता है तो आप जानते होंगे एक एसिड होता है HCl, जो कि हम नॉर्मली यूज भी करते हैं। उस एसिड का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है नेचुरली, हमारे पेट में वो एसिड बनता है स्टमक के अंदर, और उस एसिड से जो कुछ भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमारे खाने से अंदर गए हैं उनको ये एसिड खत्म करता है और साथ ही हमारे खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए लीवर, गाल ब्लैडर, यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, उसके बाद छोटी अतड़िया स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी अतड़िया लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब जब खाना यहाँ पर पहुँचता है तो अलग अलग ऑर्गन्स जो मैंने आपको बताया, इसमें से अलग अलग केमिकल्स और जूस बनते हैं जो खाने में मिक्स होकर उसे पूरा डाइजेस्ट करते हैं और हजम होने में मदद करते हैं। इसके बाद लास्ट में जब हमारा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि ये जो बड़ी अतड़िया है इसमें आता है, तब उसमें से आखिरी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स और पानी हमारी बॉडी वापस सोख लेती है और उसके बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू है कि किस तरह से कोई भी डाइजेशन काम करता है। आइए अब देखते हैं कि इस डाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो सकते हैं। सबसे पहले एसिडिटी, यानी कि पित्त बन जाना, एसिड बन जाना। ये वो एसिड है जो हमारे पेट में बना स्टमक में, वहाँ से रिफ्लेक्स होकर हमारे फूड पाइप में आ गया। इसमें सीने में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उल्टी जैसे लगता है, कड़वा पानी मुंह में आता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है। तो ये एसिडिटी ऐसा प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। अगला है गैस या ब्लोटिंग। खाना खाने के बाद गैस बनना, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को खास चीज़ें खाने पे होता है, कुछ लोगों को हर खाना खाने के बाद गैस बनता है। अगला है इनडाइजेशन, यानी कि खाना हजम ना होना। तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सुबह खाना खाया था, अब तक पेट भरा है, खाना हजम ही नहीं हो रहा है, या फिर खाना तो खा रहे हैं लेकिन जिस्म बहुत कमज़ोर है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सही से, शरीर में उसका जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट साफ ना होना, रोज टॉयलेट ना आना। इसे भी हम एक डाइजेशन प्रॉब्लम ही मानते हैं, क्योंकि जब तक बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से निकल ना जाए हम डाइजेशन को कंप्लीट नहीं मान सकते। तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इसी के बाद वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो मूल व्याधि होती है वो इसके बाद डेवलप होती है। अगला है भूख कम लगना या बिल्कुल ना लगना। भूख ना लगना या भूख कम लगना, ये भी एक तरह से डाइजेशन प्रॉब्लम ही कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है। आखिरी है वजन कम होना या ज्यादा होना। खाना सही से हजम ना होने की वजह से कई बार वजन बहुत कम हो जाता है या कई बार वजन बढ़ने लगता है। पहले के दिनों में ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों में नहीं पाए जाते थे या बहुत कम पाए जाते थे। आज के दौर में हमारा खाना, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो इन प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो कुछ भी आइटम है जिसे फास्ट फूड कहा जाता है, ऐसा फूड जो जल्दी बनता है, ऐसा फूड जो खाने में बहुत टेस्टी होता है, ऐसा फूड जो आमतौर पे ज़्यादातर फ्राई किया हुआ होता है और मैदे से बना होता है। ये फूड हमारे पेट के लिए, हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उल्टा नुकसान ही करता है। लेकिन ये बात ज़रूर समझने लायक है कि आज के दौर में हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आगे देखेंगे कि किस तरह से और किन वजहों से डाइजेशन के प्रॉब्लम बनते हैं। सबसे पहला, हमारी फूड टाइमिंग में गड़बड़ी होना, यानी कि आज जिस टाइम पे हमने खाना खाया है कल उस टाइम पे खाना ना खाना, या तो दिन में कई बार ज़्यादा खाना खाना, कई बार कम खाना खाना। जिस वक्त पे हमारे पेट में वो जूस बनता है उस वक्त अगर पेट में खाना ना जाए तो कहीं ना कहीं वो इनडाइजेशन की वजह बनता है। उसके बाद है फूड टाइप, ऐसा खाना खाना जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे कि इससे पहले फोटो में मैंने बताया, बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है या मूड हो रहा है, ऐसे वक्त में हमको वो चीज़ें खानी ही पड़ती है और उसका नुकसान ये होता है कि हमें इनडाइजेशन हो जाता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि फूड टाइप जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें हजम होता है या नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गेहूं से प्रॉब्लम होता है, किसी को और कोई चीज़ होती है जो खाने के बाद उनको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगला है स्लीप साइकिल, यानी कि अगर हमारी नींद कंप्लीट ना हो तो उसका भी डायरेक्ट असर हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में लोगों का स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा कम है। हमें 7 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम 6 या 6 से कम घंटे सोते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और जो जूसेस बनने होते हैं या फिर ऑर्गन का जो काम होता है वो सही से नहीं होता। अगला है फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना, सो जाना या बैठे रहना, ये ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे बॉडी को डल करते हैं
और इस वजह से हमारा डाइजेशन नहीं होता। आजकल डिजिटल दुनिया की वजह से सारे काम जगह से होते हैं और पहले की तरह हम फिजिकल एक्टिव नहीं रहते, जबकि हम खाना पहले की तरह ही खाते। तो ये दोनों का मिसमैच होने की वजह से बहुत ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। अगला है मेडिसिन के साइड इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो खाने के बाद आपको एसिडिटी या डाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब हमेशा खाने से पहले एक गोली देते हैं। ये गोली आपकी दवाइयों से बनने वाले एसिड को कम करने के लिए होती है। यानी कि आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है उसका एक इफेक्ट या साइड इफेक्ट ये है कि आपके पेट में एसिड और इनडाइजेशन ज़रूर बनेगा। अगला है ऑर्गन, यानी कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये अगर सही से काम ना करें या इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें डाइजेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिल सकते हैं। लास्ट है साइकोलॉजिकल इश्यूज या फिर स्ट्रेस। अगर आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल बीमारी है या टेंशन है या स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं तो उसका भी डायरेक्ट असर आपके डाइजेशन पे होता है। अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। स्क्रीन पर जो लिस्ट है आप इसे पॉज कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ के इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले कुछ ऐसे फूड होते हैं जो खाने में ठंडे होते हैं और एसिड को कम करते हैं, जैसे कि दही, लस्सी और सौंफ, जिसे बड़ी शेप भी कहा जाता है, अजवाइन। इन सब के खाने से आपके पेट में एसिड कम बनेगा, जिससे कि आपकी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। उसके बाद आपको दिन भर में पानी पीते रहना है। उसके बाद खाना खाने के बाद हमें बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ फिजिकल वर्क करना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर चलना हो या बाहर घूमना हो। अगर हम खाते ही तुरंत सो जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। उसके बाद खाने के बीच में और खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा पानी हम पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने से डाइजेशन इम्बैलेंस होता है। उसके बाद है अगर हम स्पाइसी फूड खाएं, यानी कि मसाले का और बहुत ज़्यादा हेवी जो फूड है डाइजेस्ट होने में, अगर ऐसा फूड हम खाते हैं तो ज़रूर वो आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बनाएगा। अगला है रोज़ सुबह 1 से लेकर 3 ग्लास पानी आपको पीना है। आप सादा पानी भी पी सकते हैं या हल्का गुनगुना गर्म पानी भी पी सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना है। याद रखिए, अगर आप भरपेट खाना खाएंगे तो आपको नींद आएगी, आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगा। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बताई गई है कि जब आपको पहली डकार आती है, जिसे बर्प कहते हैं इंग्लिश में, अगर पहली डकार आती ही आप खाना रोक दें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सिग्नल होता है आपकी बॉडी का जो आपको रोकती है और ज़्यादा खाने से। जितना हम खाना खा रहे हैं वो इतना हो कि हम उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाद में फैट की शक्ल में, चर्बी की शक्ल में हमारी बॉडी में सेव होगा, जिससे हमें और ज़्यादा बीमारियां पैदा हो सकती है। सबसे आखिरी पॉइंट, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, इनसे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए और जब भी ज़रूरत पड़े तो फ्रेश जूस ही पीना चाहिए, या उससे भी बेहतर है कि फ्रूट्स खाने चाहिए। अब देखते हैं पीयूष क्लिनिक की तरफ से मेडिसिन कैसी हेल्प करेगी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें क्या कर सकती हैं। सबसे पहले आपके साइकोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। आपके स्ट्रेस को, आपके नींद ना आने को, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम को ये बहुत ही अच्छे से डील कर सकती है। उसके बाद आपके अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी इम्बैलेंस बना होगा, उसको भी ये मेडिसिन ठीक तरह से क्योर करती है। अगला पॉइंट, आपके ऑर्गन्स के फंक्शन को, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो या पैनक्रियाज हो, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो साथ में मिलकर डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, इनकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसे भी हमारी मेडिसिन पूरी तरह से ठीक कर देती है। अगला है हाइपर या हाइपो एक्टिविटी को बैलेंस करना। आप जानते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऑर्गन काम कर रहा है तो उसे हम हाइपर बोलते हैं, और ज़रूरत से कम कर रहा है तो उसे बोलते हैं हाइपो। हमारी मेडिसिन हाइपर एक्टिविटी को कम करती है और हाइपो एक्टिविटी को बढ़ाकर एक लेवल पे ले आती है। लास्ट, हमारी मेडिसिन में कोई भी केमिकल्स या दूसरी चीज़ें नहीं होती जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल